सोल्यूशन का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंटर फैक्टर को। देखो, हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी सॉल्यूशंस में, और उन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमने एक एप्लीकेशन कॉमनली ली कि हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये हमने उनके फार्मूले सभी के लिखे हुए हैं। सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर मास आप सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मींस ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हर एक से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जस्ट आप समझ लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जब हम किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कई बार वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा या कम आता है। मींस जो उनका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उससे जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे उससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिक्यूलर मास निकला है वो वेरी करता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है। उसको हम अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज हमने इसमें डिस्कस करनी है। देखो, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ी, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मींस आप जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप सॉल्यूट्स ऐड करोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा आएगी। वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हर एक में यही है। जितने ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे, उसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, उसके पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। ये हो गया कोलिगेटिव और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट के बीच का रिलेशनशिप। अब देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। मींस उनका साइज कितना बड़ा है, किस सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब देखो, हमारे पास कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में जब मिलाते हैं, जैसे पानी, इनमें मिलाएंगे तो ये वहां पे डिसोशिएट हो जाते हैं। सॉल्वेंट में मिला के ये क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल से लेते हैं हम, इन सॉल्वेंट में डिसोशिएट्स हो जाते हैं। जैसे NaCl हो गया, साल्ट हो गए। ठीक है, साल्ट्स कौन से वाले सॉल्यूट जिनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, साल्ट हो गया, एसिड्स हो गए और बेस हो गए। इनको जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ये डिसोशिएट्स हो जाते हैं। मींस ये आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl के एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर NaCl ये जब पानी में जाएगा ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके डिसोशिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये पार्टिकल कौन सा है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये इसका साइज कितना है, ये कहां से आया है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हर एक आयन जो NaCl से बना है वो एक पार्टिकल एक्ट करेगा, और इनकी वजह से क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगी। आपने सपोज करो NaCl क्या बोलते हो कि हमने 1 मोल मिलाया, 1 मोल के जितने पार्टिकल्स होंगे आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन की कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी आएगी। मगर जब NaCl सॉल्वेंट में गया, एक्चुअली उधर क्या हुआ, NaCl के मॉलिक्यूल्स टूट गए, किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मींस जब उनका हम सॉल्यूशंस बनाया है NaCl का, और जब उनकी एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि एक्चुअली वहां पे आपने 1 मोल मिलाया था पार्टिकल्स के,
मतलब NaCl का 1 मोल मिलाया था, मतलब जितने पार्टिकल्स आपने मिलाए उससे ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्यों? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स की वजह से। इससे क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ गई तो इधर देखो, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये वाली कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में इनवर्स का रिलेशनशिप है। मींस डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो आपको वैल्यू जो होती है फाइनल वैल्यू कम आती है। ये चीज बढ़ेगी, ये चीज कम आएगी। तो सॉल्यूट का नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास जो आप कैलकुलेट करोगे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो क्या आएगा, कम आएगा। बात समझे? तो एक्सपेक्टेड से कम मॉलिक्यूलर मास आपको सॉल्यूट का मिलेगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर मास का, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से एक्सपेक्टेड जो मॉलिक्यूलर मास है उससे जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो आपका कम हो गया। इसी को हम बोलते हैं अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझे? ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कि इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर देते हैं टूवर्ड्स में वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कम आता है। अब हमारे पास कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जिनको जब सॉल्यूशन में डाला जाता है, मतलब सॉल्वेंट में मिला के जिनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो सॉल्यूट एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट का मतलब उनके पार्टिकल्स मिलके, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके, एक दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मिलके सिंगल पार्टिकल बना लेते हैं। मींस एसोसिएशन हो जाती है पार्टिकल्स में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। जब इसको हम बेंजीन में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेता है। मींस दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में और वो एक्ट करते हैं एज ए वन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर सपोज करो आपने इसका 1 मोल ऐड किया, उसके हिसाब से जितने पार्टिकल्स बने इसके, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, मतलब कैलकुलेशन आपकी इस हिसाब से आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। मगर एक्चुअली वो सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएट करके उन्होंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर दिया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पहले बताया था आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसकी नेचर पे कोई उसको इंपैक्ट नहीं करती। सॉल्यूट के पार्टिकल का नेचर उसको कोई इंपैक्ट नहीं करती। ये कितना बड़ा पार्टिकल है, कितना छोटा पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है, नहीं, उसके लिए ये एक पार्टिकल है, उसके लिए ये भी एक पार्टिकल है। तो अब क्या हुआ, जब ये एसोसिएट होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड करोगे उसकी वैल्यू वो वो क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन की वजह से क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में एक्चुअली डिक्रीज हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्रीज आएगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा आएगा। एक्सपेक्टेड से मॉलिक्यूलर मास आपका ज्यादा आएगा। तो फिर से अब नॉर्मल हो गया मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। तो जब इस तरह के सॉल्यूट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूट्स जो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो होती है एक्सपेक्टेड से कम या ज्यादा आती है, और कम और ज्यादा आने की वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर मास हम वहां से निकालते हैं सॉल्यूट का, वो अब नॉर्मल आता है। मींस उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले से अलग आता है। बात समझे? तो ये होता है अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास, इसी के साथ में जुड़ता हुआ टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इसको हम करेक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं। मैं आपको एक पहले फार्मूला लिख लेता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, एक इसको रहने दो। देखो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ले लेते हैं, डेल्टा टीबी, यही थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ये था ना, सोल्यूशन का बढ़ जाता है T2 माइनस T1, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज डेल्टा टीबी। ये किसके बराबर होता था? Kb इंटू मोलैलिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको अगर आप निकालते थे तो मोलैलिटी किसके बराबर होती थी? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये था। अब देखो ये वैल्यू जो है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये जो वैल्यू आएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये जो वैल्यू आएगी ये कैलकुलेशन से आएगी। मींस आपको पता होगा उस सॉल्वेंट का केबी कितना है, सॉल्यूट का मास कितना मिला है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये सब चीजें पता होंगी। कैलकुलेट करके आपकी एक्सपेक्टेशन इसके हिसाब से होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ये आनी है। ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा टीबी, ये वैल्यू कहां से आएगी आपके पास? किसी का आपको डेल्टा टीबी सीधा बताना है किसी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? T2 माइनस T1, और दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यही था ना, यही डिफरेंस। अब ये कैसे निकलता है? ये निकलेगा आपको एक्चुअली उसको बॉयल करना पड़ेगा, सोल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा, प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा। दोनों में कितना डिफरेंस आया? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। और ये वैल्यू और ये वैल्यू कब मैच नहीं करती हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आएगी, ये एक्चुअली फाइंडिंग कहां से होगी आपकी? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू कब मैच नहीं करती हैं? जब सॉल्यूट एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन तो आप इतने मोल्स हैं उसके हिसाब से करोगे, मगर एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या किया उसने, जाके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किए हैं, डिक्रीज किए हैं, उस हिसाब से आपको ये वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल वैल्यू मींस ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये दोनों वेरी कब करेंगी? उन सॉल्यूट्स के लिए करेंगे जो डिसोशिएट हो रहे हैं या एसोसिएट्स हो रहे हैं, उनके लिए ये फर्क आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटर वैल्यू डिफरेंट करेंगी। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्चुअली आप क्या फील कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और कैलकुलेटर मतलब थियोरेटिकली आप कैलकुलेट करके आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह से वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आता है। इन दोनों के डिफरेंस को ठीक करने के लिए हमारे पास वेंट आउट फैक्टर, इन दोनों के डिफरेंस को ठीक करने के लिए मतलब कैलकुलेशन वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वेंट आउट फैक्टर होता है। इसको हम करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिंपली मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये वहां पे लिख देता हूं एक्सपेरिमेंटल फाइंडेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों की रेशो करोगे आप, इन दोनों की अगर रेशो करोगे आप, दैट इज द वेंट आउट फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। ये वही चीज है जो पहले लिखी मैंने, वो डेल्टा टीबी एक के लिए लिख दी, मैं जनरली लिख रहा हूं उसको। ठीक है, हर एक में ऐसा ही रिलेशन होगा। इस तरफ एक्सपेरिमेंटल से जैसे पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V, दिस इज होल कैलकुलेटेड वैल्यू। ये सब कैलकुलेशन से आएगा। टेम्परेचर कितना है मीडियम का, वॉल्यूम कितना है ओवरऑल, मोल्स कितने सॉल्यूट का, R गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू। और ये पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सोल्यूशन में जाके, इस सोल्यूशन को कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा ताकि ऑस्मोसिस रुक सके, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज कैलकुलेशन। ओके, वो ये जनरली मैंने इसके लिए लिख दिया, वैसे डेल्टा टीबी के लिए पहले जो लिखी थी वही। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस, जो रेशियो है, दैट इज द वेंट आउट फैक्टर। दिस इज द वेंट आउट फैक्टर, दिस इज द वेंट आउट फैक्टर, दिस इज द करेक्शन फैक्टर। अब आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो? एक्चुअली या तो आप दोनों कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्शन फैक्टर आई कितना लगेगा इसके लिए, इस सॉल्वेंट और इस सॉल्यूट के लिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकाल के देखो। अगर ये चीज नहीं कर सकते हो तो आप
और किसी तरीके से निकाल सकते हो, वो हमने देखने हैं। या तो इस तरीके से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, या देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू है, ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये वैल्यू किसके हिसाब से आएगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वैल्यू आपकी आ रही है एक्चुअली सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली कितने प्रेजेंट है, चाहे वो डिसोसिएशन से हुए हो चाहे वो एसोसिएशन से, मतलब डिसोसिएशन से ज्यादा हो गए हो, एसोसिएशन से कम हुए हो, उस हिसाब से आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। मींस इसको मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इस चीज को लिख सकता हूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस हिसाब से होगी कि एक्चुअली आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के लिए हुए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। ठीक है, ये इस हिसाब से वैल्यू आएगी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो कैलकुलेटेड है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस हिसाब से आएगी, एक्चुअली उधर कितने हो गए पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद। बात समझे? इन दोनों की अगर रेशो करोगे वो भी वेंटा फैक्टर आपको दे देगा। मींस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन, कितने पार्टिकल्स आपने लिए थे। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से कुछ पार्टिकल्स आप लिए होंगे ना, कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिलाया, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, तो कितने पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के आपने इनिशियली टेकन किए थे, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बीच में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने बने, उनकी दोनों की रेशो करोगे वो भी इन्हीं की रेशो के बराबर होगी, और वही आपको वेंटा फैक्टर देगा। बात समझे? तो वेंटा फैक्टर इससे भी निकाल सकते हो इन दोनों की रेशो करके। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप इनवर्स में है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन आपस में इनवर्स में है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स में है, मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे आपको मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो अबनॉर्मल होगा। वो क्या होगा? अबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आएगा। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो आपका एक्चुअल मास होगा वो आएगा, या कैलकुलेटेड मास जो होगा वो आएगा। जो कोई सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने जो मॉलिक्यूलर मास निकाला दैट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, ये आएगा ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका मॉलिक्यूलर मास किस हिसाब से होगा? इनवर्स होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल से कितना आया, चाहे वो अबनॉर्मल होगा, है ना, अबनॉर्मल ही होगा। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कौन सा वाला आएगा आपके पास? जो एक्चुअल होगा, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड, या इसको कैलकुलेटर लिख दो, कैलकुलेटर फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो कैलकुलेट किया गया। कैलकुलेशन के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई है उसके लिए मॉलिक्यूलर मास कौन सा आएगा? कैलकुलेटर, और इनवर्स लिखा है 1 अपॉन m लिख दिया मैंने। और इसके लिए एक्सपेरिमेंटल के लिए क्या आएगा? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये मैंने इनवर्स क्यों लिखा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल वाली का 1 अपॉन m, इसका वाला 1 अपॉन ये। अब इनको घुमा लो, ये क्या आ जाएगा? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। आप वेंटा फैक्टर इससे भी निकाल सकते हो, मींस कैलकुलेशन के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास कितना आया और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास किस तरह से आया आपका, दोनों की रेशो करोगे तब भी आपका वेंटा फैक्टर आ जाएगा। वेंटा फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन, लगी समझ? इस ऐसे भी वेंटा फैक्टर निकाल सकते हो आप, और वेंटा फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो, वेंटा फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है,
जब आपके पास वेंटा फैक्टर आपके पास आ गया तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बराबर कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? सिंपली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये इसको एक्चुअल बनाने के लिए आई से मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो आई से। मींस जैसे डेल्टा वाली है, ये सॉरी पाई वाली ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये किसके बराबर होता है? एन आर टी अपॉन वी, यही है ना। ये कैलकुलेशन है, ये एक्चुअल कितनी ऑब्जर्व हो रही है हमारे पास, इसको आप दोनों को बराबर करना है तो इसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो। यही तो चीज है, कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड आई से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को दोबारा से लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी अपॉन वी। इनको मैं अलग से लिख देता हूं सबको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करते। तो वेंटा फैक्टर के हिसाब से सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएंगी, इधर से पहले मैं लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड, ठीक है, ये आ गई ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड वैल्यू उस तरफ जाएगी तो आई इंटू आ गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कौन सी आ गई? जो इस तरफ आ गई, जैसे पी जीरो ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी जीरो ऑफ ए, ये किसके बराबर होती थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली वाली। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो आई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये केस आपके लिए, आई वाला केस सिर्फ उन सॉल्यूट्स के लिए आएगा जो डिसोशिएट या एसोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब दूसरा वाला क्या था? पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, इसको भी आई से मल्टीप्लाई करो। वेंटा फैक्टर कितना आया आपका? करेक्शन फैक्टर। दूसरा वाला मतलब एक्सपेरिमेंटल को कैलकुलेटर के बराबर करना तो आई से मल्टीप्लाई कर लो। यही चीज थी ना, रेशो इसी हिसाब से थी, रेशो इसी हिसाब से थी, इधर आई लेके गए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब डेल्टा टी बी, ये किसके बराबर होगा? आई के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। वैसे डेल्टा टी एफ किसके बराबर था? आई इंटू के एफ इंटू एम। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स which undergo association or dissociation in solution, for that experimental value of colligative property is equal to Venta factor into calculated value of colligative property। इनको कर लेना आपने, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब मेन चीज रहती है हमारे पास इधर कि हम वेंटा फैक्टर को कैसे निकालें। वो आपको डाटा दिया होगा, या तो आपको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटर मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला ही दे दिया होगा, तो आप उससे एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मतलब एक्सपेरिमेंटली के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास कितना आया, ठीक है, वो ये वाली चीज आता है, ठीक है। यहां से निकाल सकते हो, या फिर निकाल सकते हो आप कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियली आपने कितने पार्टिकल्स लिए थे। बात समझे? सॉल्यूट के कितने पार्टिकल बने आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटली आपने इनिशियली कितने लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ज्यादातर आपको ये चीज आती है, ये चीज से वेंटा फैक्टर निकालने के लिए आता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। इस चीज को लेके, इस चीज को आप साफ करने लगा। देखो इस चीज से आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, बाकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है इसको नेक्स्ट अलग से वीडियो में देखेंगे, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक दो आपको एनसीईआरटी में उसी के साथ में देख लेंगे, उससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। आई किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है इन पे, या वो कैसे हेल्प करती है इस चीज को निकालने के लिए। देखो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूट है, देखो जो स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग एसिड और बेस, स्ट्रांग बेस से बना हुआ साल्ट, जब हम इसको सॉल्यूशन में मिलाते हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोशिएट होने का मतलब हो गया इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल आयन्स में टूट जाएंगे, जैसे HCl हो गया, जैसे KCl हो गया। ये जब वाटर में डालोगे आप इसको तो लगभग ये 100% टूट जाएगा।
HCl के अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए होंगे तो इसके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 100 मॉलिक्यूल टूट के बना लेंगे। मींस ये भी 100 बन जाएंगे, ये भी 100 बन जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक बन रहा है, 100 से कितने बनेंगे, 100। ठीक है, तो आपके पास फाइनल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एक ही ले लेते हैं एग्जांपल। देखो 100 मॉलिक्यूल आपने इनिशियली लिए थे, ये आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस हिसाब से चलेगी और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इस हिसाब से चलेगी। तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हो गए, 100 + 100 200 आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि HCl का कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा अब, क्योंकि 100 के 100 टूट गए, क्योंकि इसकी 100% डिसोसिएशन है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो चीज हम पढ़ने वाले आगे, पहले आपको मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। 100 + 100 200 हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाली, इसके प्रोपोर्शन में ही आएगी। और इनिशियली जो आपने कैलकुलेट की है, करनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो आप, 100 के हिसाब से, क्योंकि आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, उसी हिसाब से मोल्स होंगे, उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन में वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आएगी। तो 200/100 आप करोगे तो वेंटा फैक्टर कितना आएगा आपका, I आ जाएगा आपका 2। I कितना आ गया आपके पास, 2। इसका मतलब वेंटा फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 2। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेटर से बराबर करना होगा तो वो उसको आपको डबल करना पड़ेगा। उसको कितना करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर वैल्यू को डबल करना पड़ेगा। देखो अब आप बोलोगे ये डबल क्यों किया हमने, देखो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 200 पार्टिकल के हिसाब से आ रही है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है। मींस एक्सपेरिमेंटल वाली डबल होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डबल होगी इससे, कैलकुलेटेड वाली से डबल होगी। और मैं कैलकुलेटर वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू कैलकुलेटर से डबल है, क्योंकि वो 200 मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है, पार्टिकल के हिसाब से आ रही है, 100 पार्टिकल के हिसाब से आ रही है, तो ये इनके बीच में डबल का रिलेशनशिप है ना। एक्सपेरिमेंटल वाली डबल वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू द कैलकुलेटर, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको भी डबल कर दोगे तो बराबर हो जाएंगी ना। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी अगर कैलकुलेटर के बराबर करना तो कैलकुलेटर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो तो वही तो वेंटा फैक्टर आया था हमारा, वेंटा फैक्टर इज 2। दिस इज द करेक्शन फैक्टर, लगी समझ इसकी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से समझते हैं इसको, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी उसी के साथ में कर लेते हैं, ठीक है, ओके।